हे लर्नर्स, वेलकम टू ल्यूमेंस एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो चलिए देख लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा काम कैसे करता है। जैसे कि आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि हाउ न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है उसके विषय में। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर काम क्या हम लोग को आज पढ़ना है, हाउ न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स। तो ये टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देख लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए हमारे पास बेसिक चीज़ क्या है। न्यूक्लियर रिएक्टर कहने का मतलब वर्ड कहीं ना कहीं न्यूक्लियर रिएक्शन से आ रहा होगा कि हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होता है, ठीक ना। तो चलिए पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के विषय में। न्यूक्लियर रिएक्शन, अब अभी तक हम लोगों ने सुना है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो सुना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक ना। हम लोग ये सुन लिए हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन ये एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। और हम लोग देखेंगे भी कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है। उससे पहले देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है और साथ ही साथ देखेंगे कि हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा। अगर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो केमिकल रिएक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है। जैसे कि अगर हम बोले कि अगर मान लीजिए कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा केमिकल रिएक्शन में, जिस कारण से हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक ना। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इस तरह का रिएक्शंस तो आप पढ़े ही हैं, ठीक ना। वहाँ भी हीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट करेगा? यहाँ पे आपका प्रोटॉन पार्टिसिपेट करेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कहने का मतलब कि आपका न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेगा। न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेगा जी यहाँ पे, ठीक ना, इन रिएक्शन। अब किस तरह से पार्टिसिपेट करता है, और न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में एक बात बता दें कि यहाँ पे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना निकलता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक ना। तो बहुत ही ज़्यादा, अब कैसे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिएक्शन मतलब कि एनर्जी निकलेगा उसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो रिएक्शंस के टाइप देखेंगे कि दो तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, मतलब कि एनर्जी का जो निकलने का जो फॉर्मेशन है दो तरह से होता है, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसके विषय में बात करेंगे। फिर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंचने के लिए हमको न्यूक्लियर रिएक्शन जानना होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन से किस तरह से एनर्जी निकलता है जानना होगा, फिर उस एनर्जी को हम लोग कैसे यूज करके न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन आपको उम्मीद करते समझ में आया, ठीक है, कि न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? न्यूक्लियस खुद आपस में कहीं टूट जाएगा, कहीं पे जुड़ जाएगा, न्यूक्लियस ही पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए जहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का साइज याद कीजिए और प्रोटॉन का साइज याद कीजिए और न्यूट्रॉन का, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा जो मास होता था, अगर हम मास के बारे में बात करें तो मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का तो लगभग में नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। ये बात तो आप समझते हैं, ठीक ना। ये बात अगर आपको समझ में आता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज में जो एनर्जी रिलीज हुआ होगा, ठीक ना, वो तो बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपना पोजीशन को चेंज करे, एक्सचेंज हो, उस केस में जो एनर्जी रिलीज होता है वो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है ड्यू टू देयर मास। उनका मास ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। अब हम देखेंगे कि एनर्जी रिलीज कैसे होता है, क्या होता है, सबके विषय में बात करेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होता है उसका दो फॉर्म है, ठीक ना। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टू फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, किसके बारे में बात करेंगे? न्यूक्लियर रिएक्शन। तो चलिए देख लेते हैं दो तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है जी। एक बात करेंगे न्यूक्लियर फिशन के बारे में, ठीक ना, न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। और दूसरा बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में अगर हम फिशन के बारे में बात करें तो जब कोई हेवी न्यूक्लियाई कहने का मतलब यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिसका जो न्यूक्लियस है बहुत हेवी है,
ठीक ना, और उसके पास बाइंडिंग एनर्जी सफिशिएंट नहीं है सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को होल्ड करके रखने के लिए। उसमें क्या कीजिएगा ना, मान लीजिए न्यूक्लियर फिशन के बारे में हम पहले बात करेंगे। न्यूक्लियर फिशन में हेवी न्यूक्लियस जब छोटा छोटा पार्ट में टूट जाता है, छोटा छोटा न्यूक्लियाई में टूट जाता है और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है ना, उस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। ठीक ना, उस तरह के फॉर्म को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन समझ में आया, जब एक बहुत बड़ा न्यूक्लियाई छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाएगा तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर फिशन। अभी हम देखेंगे भी न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करें तो जब दो छोटा छोटा न्यूक्लियाई आपस में या प्रोटॉन आपस में जुट करके एक नया न्यूक्लियस तैयार करे, उस केस में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन। ये जो प्रोसेस होगा जुटने का, ठीक ना, न्यूक्लियस का जुटने का जो प्रोसेस होगा उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। और न्यूक्लियस का टूटने मतलब कि जो स्प्लिट कर रहा है, स्प्लिट करने का जो प्रोसेस होगा उसको कहेंगे हम लोग क्या, न्यूक्लियर फिशन। ये बात आपको समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर फिशन किसको कहे और न्यूक्लियर फ्यूजन किसको कहे। क्लियर है ना, ठीक ना। ये बात अगर क्लियर है तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं न्यूक्लियर फिशन का और उससे एनर्जी कैसे निकलता है। ठीक ना, तो चलिए देखेंगे। ये है यूरेनियम, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका यूरेनियम है। एक बात बता दे आपको, 1938 का बात है, ठीक है। 1938 में जर्मनी में जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट का हम नाम ले लेते हैं, ठीक ना, जर्मन SCIENTIST साइंटिस्ट, ठीक ना। ओटो हान नाम था उनका, ओटो हान, HAHN हान, अब जो भी पढ़िए, ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमान, ये दो साइंटिस्ट हुए, ठीक ना, जर्मन साइंटिस्ट थे ये लोग, ठीक ना। इन्होंने क्या कारनामा किया, इन्होंने ये पाया कि एक न्यूट्रॉन को, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, ये आपका क्या है, न्यूट्रॉन है, देख रहे हैं, ये पार्ट आपका न्यूट्रॉन है। एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को अगर हम इस यूरेनियम से टकराते हैं तो इसका क्या होता है ना, पूरा न्यूक्लियस छितरा जाता है, स्प्लिट कर जाता है। क्या हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, और स्प्लिट करके कुछ नया नया एटम्स बन जाएगा। देखिए Ba बन जाएगा, Kr बन जाएगा, और साथ ही साथ 3 और न्यूट्रॉन इधर उधर छितरा जाएगा, ठीक ना। और साथ ही साथ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करेगा, ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये किन्होंने ऑब्जर्व किया, जर्मन साइंटिस्ट ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमान, ठीक है। अब ये सब जानने से पहले एक बात हम लोग देख लेंगे, क्या हम लोग देखेंगे उसके विषय में हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। हम लोग को एक चीज देखना है, इस पार्ट को हम फिलहाल मिटा देते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, एनर्जी तो रिलीज होगा, लेकिन अब कभी कभी क्या होता है ना कि कंट्रोलेबल भी एनर्जी रिलीज होता है, ठीक ना। चेन रिएक्शन कहते हैं, ये जो आपका फिशन में होता है ना, फिशन में आपका होता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अगर हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ये 2 पार्ट में टूट जाएगा फिर, ठीक है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो जाएगा, एक पार्ट होगा कंट्रोलेबल चेन रिएक्शन, ठीक है, जिसको कंट्रोल किया जा सके, एक ऐसा चेन रिएक्शन जिसको कंट्रोल किया जा सके। और एक होता है अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। तो अगर हम कंट्रोलेबल के बारे में बात करें, कंट्रोलेबल चेन रिएक्शन के बारे में बात करें, या फिर अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन के बारे में बात करें, ठीक ना, दोनों ही केस में क्या होता है, दोनों केस को समझना है। चेन रिएक्शन का मतलब अभी हम लोग देखेंगे कि चेन रिएक्शन होता क्या है और कंट्रोल कैसे किया जाएगा और अनकंट्रोलेबल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले चेन रिएक्शन को समझते हैं कि चेन रिएक्शन है क्या। चेन रिएक्शन कहने का मतलब कि एक रिएक्शन के कारण दूसरा रिएक्शन हो, फिर तीसरा रिएक्शन हो, फिर चौथा रिएक्शन हो, कंटिन्यूअस होता रहेगा। मतलब एक एटम में, जैसे कि हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें, ये आप देख पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या है, एक एटम है, आप एक बार देख लें, ये आपका क्या है, इस पार्ट को देखिए, ये मान लीजिए आपका यूरेनियम है, ठीक ना। यूरेनियम में क्या हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ से एक न्यूट्रॉन, इस न्यूट्रॉन को समझ रहे हैं, ये न्यूट्रॉन आकर के इससे टकराएगा, ये न्यूट्रॉन क्या होगा, इससे आकर के टकराएगा, ये जैसे ही आकर के इससे टकराएगा ये टूटेगा। यहाँ पे देख रहे हैं, इस पार्ट को देखिए, इसमें टूटेगा, ये 2 एटम्स में टूट जाएगा, ठीक ना। अब 2 एटम्स में टूटेगा, ठीक है, ये बात तो समझ में आया, ठीक है, 2 एटम्स में टूटेगा, साथ ही साथ इसका क्या होगा, यहाँ पे
3 और ये भी निकलेगा जी, क्या बोलते हैं, 3 और न्यूट्रॉन्स भी निकलेगा, 1 2 3। बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये तो टूट गया, टूटने के साथ ये 3 न्यूट्रॉन्स निकलेगा और इसके अलावा मतलब कि इस न्यूक्लियस के साथ और 2 टूट के निकलेगा। मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है ये आपका एक दूसरा एटम है यूरेनियम का, ये 2 टूट के नहीं निकला, समझिए ये यूरेनियम ही है, समझिए ये पहला निकला न्यूट्रॉन, ये दूसरा न्यूट्रॉन, ये तीसरा न्यूट्रॉन। अभी एक और हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम निकाल ही लेते हैं, हमारे पास होगा ऑप्शंस, ठीक है, हम यहाँ से एक और निकाल लिए, ठीक है, इसको हम बोल दिए इस तरह का, एक यहाँ पे रख लिए, ठीक है, और एक हम यहाँ पे इसको उठा करके यहाँ पे रख लिए, ठीक है, तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा समझने के लिए। मान लीजिए कि 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, ये 2 न्यूक्लियस में टूटा है जी, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट किसमें, एक इसमें, इसमें और इसमें, और ये 2 पार्ट में टूटा है। एक बार ये रिएक्शन को देख लेते हैं, ये इसको देख रहे यूरेनियम है, ये अगर ये यूरेनियम है तो पिक्चराइज कीजिए, ये भी यूरेनियम है, ये क्या है हमारा यूरेनियम। इस पे क्या हुआ, एक कहीं ना कहीं बाहर से एक न्यूट्रॉन आया और इसमें टकराया, आकर के क्या हुआ, इसमें टकराया, ठीक है, ये न्यूट्रॉन आकर के स्लो मोशन न्यूट्रॉन आकर के इसमें टकराया होगा, और टकराने के बाद ये क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉन में टूट गया। पहला देखिए यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन, दूसरा, तीसरा, 3 न्यूट्रॉन में टूटा है जी, 1 2 3, 3 न्यूट्रॉन में टूटा। और ये है आपका Ba, ठीक ना, Ba है, देखिए यहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये आपका Ba, तो ये आपका Ba, ठीक है, ये आपका Kr, ये आपका Kr, और साथ ही साथ क्या है, 3 न्यूट्रॉन भी है, यहाँ पे देखिए 3 न्यूट्रॉन के बारे में बात किया गया, ये 3 न्यूट्रॉन और साथ ही साथ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एक एटम के साथ हुआ, कितने एटम के साथ, एक एटम के साथ हुआ। अगर हम एक एटम के बारे में बात कर लिए, ठीक है, अगर एक एटम का काम हमारा हो गया, अब क्या है कि ये जो आपके पास बचा हुआ जो न्यूट्रॉन है जो निकला है, इसमें भी तो एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड में जाएगा जी, फिर ये जाकर के दूसरा एटम में टकराएगा। ये मान लीजिए न्यूक्लियस, ये आपका यूरेनियम एटम ही है, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट है ये हमारा यूरेनियम है, ये भी दूसरा एटम है यूरेनियम का, ये पहला एटम के साथ हुआ, ये दूसरा एटम के साथ हुआ। अब क्या हुआ कि पहला एटम का जो न्यूट्रॉन है ये इसके साथ जाकर टकराएगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये इसके साथ जाकर टकराया, मान लीजिए टकरा गया, ये इसके साथ जाकर टकरा गया, ये किसी और एटम के साथ जाकर टकराएगा, तो फिर ये स्प्लिट करेगा, उसी तरह से स्प्लिट करेगा ना, ठीक ना, उसी प्रकार से आपका ये भी, ये 2 इस तरह का 2 एटम में टूटेगा, ये भी जो है आपका इस तरह का 2 एटम में टूटेगा, ठीक है, और साथ ही साथ इसके साथ 3 इस तरह का निकलेगा जी न्यूट्रॉन। फिर ये जो न्यूट्रॉन है फिर अगले आने वाले जो आपके पास एटम्स है, यूरेनियम एटम्स, उससे टकराएगा। मतलब जितने यूरेनियम एटम्स है सब में धीरे धीरे रिएक्शंस होने लगेगा, सब में न्यूक्लियर फिशन होने लगेगा, सारा एटम्स धीरे धीरे टूटने लगेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या ये लगातार एक चेन के फॉर्म में आगे नहीं बढ़ रहा है, एक एटम में हुआ, 2 एटम में, फिर 4 में, फिर 8 में, ये कंटिन्यूअस आगे बढ़ता जा रहा है, जितना भी एटम्स है सब में फिशन हो रहा है, ठीक है। अगर इस न्यूट्रॉन को कंट्रोल नहीं किया गया, ठीक ना, तो ये न्यूट्रॉन तो जाकर के सारा एटम से टकरा जाएगा। अगर इस न्यूट्रॉन को ही हम टकराने से रोक दें, अगर इस न्यूट्रॉन को ही हम टकराने से रोक दें, तो एक बात सोच के बताइए, क्या ये कंट्रोल नहीं हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि ये जा रहा था, जैसे कि ये जाकर के इसमें टकराएगा, ये इसमें टकराएगा, ठीक है, ये इसमें टकराएगा, और इससे जो निकलेगा वो इसमें टकराएगा, और भी बाकी ये भी टकराएगा, ठीक है, ये भी टकराएगा, सब इधर उधर टकराएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए आपके पास जो ये न्यूट्रॉन्स है, ये इससे 3 निकला, ठीक है, इससे हम 3 निकाल देते हैं इस फॉर्म में, ये आपका 3 निकलेगा और यहाँ पे 3 निकलेगा, 3 न्यूट्रॉन, और बाकी इस तरह का तो एटम टूटेगा ही, इस तरह का तो एटम टूटेगा ही, ये आपको जान के रखना है, इस तरह का 2 एटम टूटेगा ही हर एक में। लेकिन एटम का तो वैसा रोल नहीं है, यहाँ पे रोल तो न्यूट्रॉन का हो रहा है, न्यूट्रॉन खेला करता है, न्यूट्रॉन जाकर के एटम से टकराता है, उसको छितरा देता है। स्टार्टिंग में देखे थे ना, ये न्यूट्रॉन इससे टकराया, टकराने के बाद ये छितराया था, छितरा करके 3 न्यूट्रॉन निकला, फिर वो न्यूट्रॉन आपस में बाकी एटम से टकराता है। अगर ये न्यूट्रॉन इसमें टकराए ही नहीं, कहीं ना कहीं जाकर के ये रुक जाए, ये न्यूट्रॉन को अगर हम रोक दे, तो क्या हम ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को अगर हम रोक दे, तो क्या हम इसको कंट्रोल नहीं कर लेंगे? सोच के बताइए तो, अगर न्यूट्रॉन को ही हम यहाँ तक नहीं पहुँचने दें, तो न्यूट्रॉन अगर जा करके कंटिन्यूअस हर एक एटम्स ऑफ यूरेनियम से टकराता रहे, तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन को रोक दे, एक दूसरे एटम से टकराने नहीं दे,
तो हम आपको बताते हैं इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक ना। और कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसी तरह से कंट्रोल करके ही हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हम लोग अभी देखेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत मजा आएगा। अभी चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा काम कैसे करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का हम लोग फोटो देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, दिस इज आवर न्यूक्लियर रिएक्टर। ये पूरा पिक्चर जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर का ही है जी, ठीक है। ये आपका है कंट्रोल रॉड्स, ये देख रहे हैं ना, इसी से कंट्रोल करेंगे न्यूट्रॉन, इसी से हम लोग न्यूट्रॉन को कंट्रोल करते हैं, ये बात बता दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका यूरेनियम रॉड्स, ये आपका क्या है, यूरेनियम रॉड्स, ये सारा चीज, ठीक है। और ये आपका है मॉडरेटर, इसको कहते हैं हम लोग मॉडरेटर, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। देखिए इसको हम लोग कहते हैं मॉडरेटर, मॉडरेटर, ठीक है। ये हमारा मॉडरेटर है। और देखिए और भी ढेर सारा चीज बात करेंगे। मॉडरेटर का काम क्या है, कंट्रोल रॉड्स का काम क्या है, फ्यूजन चैम्बर क्या होता है, ठीक ना, कूलेंट का क्या काम है, यहाँ पे क्या काम है, ये जनरेटर, ये सबके बारे में भी बात करेंगे कि हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है काम कैसे करता है। पहला तो जानिए कि ये आपका यूरेनियम का रॉड हम लगा दिए, 1 2 3 रॉड है यहाँ पे यूरेनियम का, एकदम भारी भरकम रॉड है, ढेर सारा एटम होगा जी, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं एटम्स होगा यहाँ पे, यहाँ भी एटम्स होगा। मान लीजिए कहीं ना कहीं इसमें एक हम न्यूट्रॉन से स्ट्राइक किए, किसी भी एक एटम में इसमें फिशन हुआ होगा। ये चैम्बर का नाम ही फिशन चैम्बर है, देखिए लिखा हुआ है, ये चैम्बर का नाम है फिशन चैम्बर। यहाँ से ये जो रॉड देख रहे हैं जिसको कंट्रोल रॉड कहते हैं, ये रॉड, ये जिससे जो न्यूट्रॉन निकलेगा, यूरेनियम से जो न्यूट्रॉन निकलेगा, ये न्यूट्रॉन जाकर के ये कंट्रोल रॉड से टकरा जाता है, ताकर जाकर के ये न्यूट्रॉन जो है इस रॉड में जाकर के नहीं टकराए। अगर इसका न्यूट्रॉन इसमें टकराएगा तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, ठीक ना। अगर कंट्रोल रॉड को सही तरीके से नहीं रखा गया और इसमें जाकर के टकरा गया, बात समझे, तो ये अनकंट्रोलेबल रिएक्शन हो जाएगा, इसको फिर रोका नहीं जा सकता है, बात समझे। तो इसको हम लोग मेंटेन करते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं, जिस कारण से इससे जो निकलने वाला जो न्यूट्रॉन है वो इसमें टकरा के रह जाता है, यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। जब सारा न्यूट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा तो सारे एटम्स में फिशन नहीं होगा, कम ही एटम्स में फिशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो एनर्जी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 2 ही न्यूट्रॉन जाकर के टकराया तो 2 ही फिशन होगा, 2 ही एटम में, उसके अकॉर्डिंग हमारा फिर 25-30 हम अपने अकॉर्डिंग फिशन का रिएक्शन को कम ज्यादा कर सकते हैं इस कंट्रोल रॉड को आगे पीछे ऊपर नीचे करके, ठीक है। क्योंकि ये रॉड को अगर कंप्लीटली ये कर देंगे, तो अगर कंप्लीटली मान लीजिए कि इसको हम यहाँ पे डिप कर दिए, इसको नीचे कंप्लीटली डिप कर दिए, तो एक भी न्यूट्रॉन इससे नहीं टकराएगा, तो रिएक्शन एकदम रुक जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन को तो एटम में टकराना ही पड़ेगा उसको छितराने के लिए, बात समझ रहे हैं। तो ये नीचे आएगा, तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल रॉड से हम न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से आपका हीट तो जनरेट होगा जी, जबरदस्त टाइप का हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो हीट जनरेट होने के बाद यहाँ का जो वाटर है, मतलब कि ये देखिए यहाँ से हॉट वाटर जाता है और ये पार्ट यहाँ पे हॉट होता है, गर्म होता है, ठीक है। यहाँ से गर्म होते हुए यहाँ पे हम लोग मॉडरेटर रखते हैं, जो यहाँ से एक्स्ट्रा मान लीजिए कि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का जो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है, लीकेज हो गया मान लीजिए, तो ये पानी यहाँ पे रहता है D2, हार्ड वाटर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मॉडरेटर में क्या लेते हैं, हार्ड वाटर और भी ढेर सारा चीज़ लेते हैं, लेकिन बेसिकली D2O ही रहता है, D2O हम लोग हार्ड वाटर को कहते हैं, ठीक है। मॉडरेटर में हार्ड वाटर ले लिए, जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है कि जो भी न्यूट्रॉन आ रहा है उसका जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है वो यहाँ पे आकर के स्लो हो जाता है, ठीक है। स्लो हो जाएगा तो फिर फर्दर रिएक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा, कोई भी लीकेज है तो यहाँ पे मेंटेन हो जाता है, ठीक है। और इसका साइज को हम लोग को हमेशा मेंटेन कर करके, सरफेस बाई वॉल्यूम जो साइज होगा इसको हमेशा मेंटेन करके रखना है, बड़ा रखना है, ठीक ना, सॉरी सरफेस बाई वॉल्यूम रेशियो कम रखना है, तब जा करके वॉल्यूम इसका ज़्यादा रहेगा तो आपका जो रिएक्शन होगा कंप्लीटली ठीक से हो पाएगा, तो लीकेज होने का चांसेस कम हो जाता है। लीकेज नहीं होगा तो रेडिएशन नहीं निकलेगा, ठीक ना। और वैसे भी इसको एक सील्डिंग किया जाता है, बाहर से एक सील्डिंग दिया जाता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल रॉड से हम रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, अनकंट्रोल होने से बचाते हैं, ताकि न्यूट्रॉन दूसरे एटम से नहीं टकरा सके, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम कंट्रोल रॉड लगा दिए इस जगह पे, देखिए एक बार हम बना देते हैं तो आपको हवा लग जाएगा। अगर यहाँ पे हम कंट्रोल रॉड लगा दिए तो ये जो एटम है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये तो इसी में जाकर टकरा जाएगा ना, आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगा। देखिए कितना फास्ट आया, यहाँ तक टकरा जाएगा, फास्ट आया यहाँ टकरा गया, यहाँ टकरा गया, यहाँ का यहीं टकरा जाएगा, आगे तो निकल नहीं पाएगा जी,
ठीक ना। तो ये जब आगे नहीं निकल पाएगा तो इससे टकराएगा क्या, इससे नहीं टकराएगा, तो हम अपने हिसाब से जितना एटम से टकराना चाहते हैं उतना ही एटम से टकराएंगे, बहुत ज्यादा मतलब कि एटम छितराएगा नहीं इधर उधर। बात समझ रहे हैं, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक ना, किस तरह से कंट्रोल होता है, किस तरह से अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारा कंट्रोल रॉड्स कैसे काम करता है ये समझ गए। यहाँ से हम हॉट वाटर दिए, यहाँ से जो हीट निकलेगा, जो एनर्जी निकल के यहाँ पे जाएगा मॉडरेटर में हीट होकर के, यहाँ से स्टीम निकल करके एकदम बहुत ही ज़्यादा एकदम हॉट स्टीम निकलता है और यहाँ पे इस टरबाइन को घुमाता है। देखिए इसका नाम टरबाइन है, आप देख पा रहे हैं, ये टरबाइन है, इस टरबाइन को घुमाता है, यहाँ से जाएगा आपका हीट, ठीक है, यहाँ से हीट गया, यहाँ पे गर्म हुआ, यहाँ पे स्टीम बना, स्टीम बन करके टरबाइन को घुमाएगा बहुत ज्यादा तेजी से, तो यहाँ पे हमारा जनरेटर चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो गर्म हवा है उसमें आ जाता है, ठीक है, और हॉट वाटर को हम यहाँ से निकाल देते हैं और कंटिन्यूअस कोल्ड वाटर यहाँ पे डालते रहते हैं, कंटिन्यूअस कोल्ड वाटर यहाँ से जाता है, हॉट वाटर यहाँ से निकलता है, ठीक है, ताकि जाकर के इसका टेम्परेचर को हम क्या कर सके, हीट को एक्सचेंज करके मेंटेन कर सके हीट को, ठीक ना, ताकि ये बहुत ज्यादा गर्म ना हो, इसीलिए कंटिन्यूअस कोल्ड वाटर भी हम डालते ही रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारा रिएक्शंस यहाँ पे होता है, ये हमारा फिशन हुआ, और हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक ना, वो न्यूक्लियर फिशन पे ही बेस्ड है। बात समझ रहे हैं, ये यूरेनियम रॉड था, फिशन चैम्बर, किस तरह से हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है, उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, ठीक है। तो चलिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है एक बार देख लेते हैं। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम जो है आपस में मिलेगा, ऐड होगा, तो उसके बाद एक नया एटम बनेगा, ठीक है, जिसका नाम होगा ड्यूटेरियम होगा, ठीक ना, ठीक है, इस तरह का कुछ नया नया एटम बनेगा, ठीक है। ये जो एटम नया बनेगा, इस केस में भी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकलता है जी, मतलब कि जो दो छोटा न्यूक्लियाई मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनेगा, तो इस केस में भी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। एनर्जी यहाँ पे अनपॉल्यूटेड रहता है, अनपॉल्यूटेड और पॉल्यूटेड का मतलब समझ लीजिए, फिशन के केस में यहाँ ढेर सारा रेडिएशंस भी निकलता है, गामा अल्फा बीटा, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का रेडिएशंस नहीं होगा, ठीक ना, सिर्फ हीट, ट्रिमेंडस अनलिमिटेड हीट, अनलिमिटेड हीट आपका न्यूक्लियर फिशन में ही होता है, ये बात आपको जानना चाहिए। न्यूक्लियर फिशन में अनलिमिटेड हीट होता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में, सॉरी, फिशन में भी होता है, फ्यूजन में भी अनलिमिटेड होता है, लेकिन फ्यूजन में कुछ ज्यादा ही हीट निकलता है। फिशन में तो अगर अनकंट्रोल हो गया तब ना प्रॉब्लम है, लेकिन कंट्रोल करके तो हम अपने अकॉर्डिंग हीट लेकर के हम अपना जनरेटर चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ्यूजन में बहुत ज्यादा हीट निकलता है, इसलिए कहा जाता है जो सन में है वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसीलिए देखते हैं सन का हीट कितना ज्यादा होता है, कितना दूर है हमसे, लेकिन फिर भी हम तक कितना ज्यादा एनर्जी हीट पहुंचता है। गर्मी के दिन में तो हालत खराब हो जाता है जी, वो उसका न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो हीट एनर्जी है वही हम तक पहुंच रहा है। तो सोचिए कि कितना ज्यादा वहां पे गर्म होगा। अब सोचिए कि अगर अर्थ में इस तरह का क्रिएट किया जाए फ्यूजन, तो कितना ज्यादा हीट एनर्जी, इसको अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो हम लोग हीट को जनरेट नहीं कर पाएंगे ठीक से, ठीक ना, मतलब कि हम लोग एनर्जी को ले नहीं पाएंगे, थर्मल एनर्जी को। यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को किस तरह से थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किए देखे, लेकिन इसको कैसे थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो बस इसी बात को आपको समझना था। लेकिन एक बात बताते हैं, अभी अभी चाइना ने, कुछ दिन पहले चाइना ने न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया है। इसीलिए एक बहुत दुनिया में हल्ला फैला था कि चाइना ने सन बना लिया है। अरे सन कैसे बनाएगा जी, सन तो एक ही है ना, सन बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सन पे जो एनर्जी रिलीज होता है जिस प्रोसेस से, उसी प्रोसेस से, मतलब कि जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, इसी प्रोसेस को यूज करके उन लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लिया है, जिससे अब उन लोग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं। मतलब कि वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, ठीक ना, चाइना अपने आप को एक अच्छे तरीके से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था जी चाइना का काम, ठीक ना। चाइना का और भी काम है, कोरोना दे दिया हम लोगों को जी, ठीक ना। वो इसके अलावा उन लोग अपने टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, ठीक ना। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन से अगर न्यूक्लियर रिएक्टर कहीं पे है वो चाइना में ही है और कहीं पे नहीं है, क्योंकि यहाँ से अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब चाइना ने उसको पॉसिबल कर दिया है, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन और साथ ही साथ न्यूक्लियर रिएक्टर। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू, हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक ना, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड नाइट, बाय एवरीवन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना, एकदम शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था जी आज का, ठीक ना। जितना लोगों को बांटिएगा ज्ञान, उतना ज़्यादा आपको भी ज्ञान होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में नया टॉपिक भी रहेगा, ठीक है। थैंक यू।